नेहरू शिक्षा महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम सांख्यिकी की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में हमने ये देखा था कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसको परिभाषित करने का, समझने का प्रयास किया था। आज हम सांख्यिकी की विशेषताओं के विषय में जानेंगे कि इसकी प्रकृति जो है उसकी विशेषताएं क्या है। सांख्यिकी की प्रकृति की विशेषताओं के विषय में जानने के बाद हम सांख्यिकी को और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सांख्यिकी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सांख्यिकी का संबंध संख्याओं से है। इसके अंतर्गत संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लेकिन सांख्यिकी में किसी एक संख्या या किसी एक मान या प्राप्तांक या व्यक्तिगत मान का कोई महत्व नहीं होता। सांख्यिकी में व्यक्तिगत मान का महत्व नहीं होता। जैसे किसी विषय में हमारे प्राप्तांक 80 अंक मुझे प्राप्त हुआ है, तो इस 80 अंक के ऊपर किसी प्रकार की कोई सांख्यिकीय गणना नहीं की जा सकती। सांख्यिकी में अकेले इस अंक का कोई अध्ययन नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे पास हमारा 80 अंक और इसमें आप मान लीजिए आपको इस परीक्षण पर 70 अंक प्राप्त हुए हैं, तो अब हम इन दोनों को जोड़ करके इनका औसत निकाल सकते हैं। तो इस तरह एक से अधिक मान होने पर, मतलब संख्याओं का समूह होने पर सांख्यिकी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल एक प्राप्तांक पर सांख्यिकी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी एक प्राप्तांक का सांख्यिकी में अध्ययन करना संभव नहीं है। सांख्यिकी की जो अगली विशेषता है कि सांख्यिकी किसी भी समस्या का उसके केवल संख्यात्मक पक्ष का, पहलू का ही अध्ययन करती है और किसी पहलू का अध्ययन नहीं करती। जैसे सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक पक्ष का ही अध्ययन होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी की ईमानदारी की बात करें, तो सांख्यिकी में ईमानदारी का अध्ययन नहीं किया जा सकता। किसी की ईमानदारी का अध्ययन सांख्यिकी में करना संभव नहीं है। जैसे हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन, बुद्धि का अध्ययन सांख्यिकी में करना संभव नहीं है। सांख्यिकी में इन चीजों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। किसी की क्षमाशीलता का, किसी की दया का, किसी की क्षमता का, किसी के सहयोग करने की जो प्रवृत्ति है उसका, किसी की संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति हमारे मन में जो भाव होते हैं इत्यादि, उनका अध्ययन करना सांख्यिकी में संभव नहीं है। हाँ, इन समस्याओं का अध्ययन सांख्यिकी में किया जा सकता है। कब? जब हम इन्हें संख्यात्मक मान प्रदान कर दें। हम किसी समूह के सदस्यों की ईमानदारी को 1 से लेकर 10 तक के पैमाने पर यदि प्रकट कर देते हैं कि किसी की ईमानदारी 1 है, किसी की 2, किसी की 4, किसी की 8, किसी की 9, किसी की 10, हम किसी आधार के द्वारा यदि हम किसी समूह के सदस्यों की ईमानदारी को इस पैमाने पर यदि प्रकट कर देते हैं, तब इन मानों के साथ हम सांख्यिकीय गणनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हम बता सकते हैं कि किसकी ईमानदारी ज्यादा है, किसकी कम है,
और औसत ईमानदारी कितनी है, इत्यादि बातों का अध्ययन हम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम समस्याओं को उनके समस्याओं को संख्यात्मक रूप में प्रकट नहीं करेंगे तब तक हम उस पर सांख्यिकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट विशेषता जिसका हमें अध्ययन करना है वह है कि सांख्यिकी, नेक्स्ट जो भी नंबर है, सांख्यिकी बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं उनको बहुत ही कम में संक्षेप में प्रकट कर सकती है। संक्षिप्त कर देते हैं। जैसे किसी कक्षा में 100 छात्रों और किसी परीक्षा पर 100 छात्रों के अलग अलग प्राप्तांक हैं, तो हम इन सबके प्राप्तांक का औसत निकाल करके बता सकते हैं। केवल एक संख्या में 100 छात्रों के प्राप्तांकों के विषय में बताया जा सकता है। इनका हम मध्यमान निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सांख्यिकी बड़ी संख्याओं को, अधिक आंकड़ों को कम कर देती है, संक्षिप्त कर देती है। जैसे जनगणना के बारे में, जनगणना में हमारे देश के संपूर्ण भूभाग पर रहने वाले निवासियों की गणना की जाती है और अलग अलग संदर्भ में की जाती है, जैसे धर्म के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, जेंडर के संदर्भ में। तो इन सब चीजों को देखें तो सांख्यिकी के द्वारा, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके इसे बहुत ही कम संक्षिप्त करके संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है और हम फिर उसका प्रयोग करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी आंकड़ों को समाहित करके उन्हें संक्षिप्त कर देती है, सरल कर देती है। सांख्यिकी की जो नेक्स्ट विशेषता है वह है सांख्यिकी समूह की विचलनशीलता का अध्ययन करती है। किसी समूह में मान लीजिए यदि 50 सदस्य हैं, अब 50 का मान एक जैसा है, तब इस पर सांख्यिकी के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। फिर किसी एक के प्राप्तांक से, किसी एक के मान से समूह के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन इनमें से किसी के मान यदि डिफर करते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तब उसका अध्ययन सांख्यिकी में किया जा सकता है। हम इसे दूसरे शब्दों में समझें तो सांख्यिकी में हम उन्हीं मानों का अध्ययन करते हैं जिसमें समूह के जो सदस्य होते हैं वो आपस में परस्पर भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। समूह के सभी सदस्य एक जैसे प्राप्तांक वाले होंगे। जैसे किसी 50 छात्रों को 80 प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर हमें किसी सांख्यिकी गणना का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी के 70 है, किसी के 80 है, किसी के 60 है, तो यहाँ पर हम सांख्यिकी गणनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से सांख्यिकी समूह की विचलनशीलता, विचलनशीलता का मतलब होता है वेरिएशन, अलग होना, भिन्न होना, अंतर पाया जाना। तो इसका अध्ययन, विचलनशीलता का अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है सांख्यिकी की, वह सांख्यिकी मानों का जो हम प्रयोग करते हैं वह संदर्भ युक्त होता है। सांख्यिकी का
जैसे हमने कह दिया 10,000। अब 10,000 का क्या अर्थ है? केवल 10,000 कहने से हमें कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यदि हम कह दें कि भारत के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये है, भारत के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपये है, तब इस 10,000 का अर्थ निकलकर आ जाता है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों की जो औसत इनकम है वो 10,000 रुपये है। तो यहाँ पर बिना संदर्भ के संख्याओं का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं होता। सांख्यिकी की जो नेक्स्ट अगली विशेषता है, सांख्यिकी के अंतर्गत हम उन्हीं मानों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं चरों का अध्ययन करते हैं जो किसी यादृच्छिक फैक्टर के कारण, रैंडम फैक्टर के कारण, यादृच्छिक कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सूत्र है E = mc²। अब इसका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। ये प्रकाश ऊर्जा समीकरण का सूत्र है। क्यों? यहां इनके जो मान हैं वो निश्चित होते हैं। ये किसके बदलने से ये मान बदल जाएंगे, किसके परिवर्तन होने पर इसके मान में परिवर्तन होगा, ये फिक्स है, E, M और C। तो इसका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे हमें भारत के नागरिकों की जन्म दर का अध्ययन करना हो, मृत्यु दर का अध्ययन करना हो, तो इसका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत किया जा सकता है, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होंगे, जो कारक होंगे, वो कौन से होंगे, ये कोई निश्चित नहीं है। इसके बारे में पहले से हम कुछ नहीं कर सकते कि हमारा जन्म दर सिर्फ इसी एक कारण से प्रभावित होता है या इसी के द्वारा प्रभावित होता है। इसलिए हम ऐसे चरों का, ऐसे मानों का अध्ययन तो सांख्यिकी में कर सकते हैं जो रैंडम फैक्टर से प्रभावित होते हैं, लेकिन जो किसी निश्चित मान के द्वारा प्रभावित होते हैं, निश्चित कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं, उनका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जा सकता। सांख्यिकी की हम अगली विशेषता देखेंगे, वह है इसकी यथार्थता। इस सांख्यिकी के जो मान होते हैं वो कितने सत्य होते हैं, कितने यथार्थ होते हैं। आप पाएंगे कि सांख्यिकी के मानों में यथार्थता का अभाव पाया जाता है। जैसे एक विद्वान हुए डिजरायली, उन्होंने कहा था कि झूठ 3 तरह के होते हैं, 3 झूठ का उल्लेख किया था। एक सफेद झूठ, एक काला झूठ बताया था, और तीसरा जो झूठ बताया था वो सांख्यिकी को बताया था कि सांख्यिकी सदैव झूठ बोलती है। अब मान लीजिए किसी के 5 बच्चे और किसी के 4 बच्चे हैं। आपने औसत निकाल दिया, इसमें भाग दे दिया 2 से 4.5। आपने औसत निकाल के बता दिया कि 4.5 बच्चे। अब बताइए क्या ये संभव है कि किसी के 4.5 बच्चे हों? बच्चे या तो 5 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, 4.5 तो संभव नहीं है। जैसे सांख्यिकी गणनाओं के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हमारे देश में जो दूध की उपलब्धता है वह प्रति व्यक्ति 300 ml है।
भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 300 ml दूध उपलब्ध होता है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता 300 ml है। लेकिन क्या भारत के सभी नागरिक केवल 300 ml दूध पीते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 लीटर पीते होंगे, और बहुत सारे लोग हमारे देश के ऐसे हैं जिनको 300 ml तो दूर 30 ml दूध भी प्राप्त नहीं होता होगा। तो इस तरह देखें तो यहाँ ये जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो यथार्थ नहीं है, सांख्यिकी यथार्थ नहीं है। नेक्स्ट जो विशेषता है कि सांख्यिकी में आगमनात्मक तर्क का इस्तेमाल किया जाता है। सांख्यिकी में आगमनात्मक तर्क के द्वारा, आगमनात्मक तर्क का मतलब है कि किसी समष्टि या किसी समूह के किसी एक अंश जिसका प्रयोग हम सैंपलिंग के लिए करते हैं, न्यायादर्श के लिए करते हैं, और उससे जो जानकारी, जो आंकड़े, जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर, उस प्रतिदर्श के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं और सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन कर देते हैं। तो इस तरह का जो निष्कर्ष होता है, किसी एक मान के आधार पर समूह के बारे में निष्कर्ष निकाल लेना, बता देना, ये आगमनात्मक तर्क का प्रयोग होता है। इस तरह की विधि को आगमनात्मक विधि कही जाती है, जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसित हुआ जाता है, चला जाता है। विशिष्ट से तात्पर्य किसी समूह के किसी एक मान का, एक व्यक्ति के मान का प्रयोग, सैंपल का प्रयोग करके हम समूह के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो ये जो विधि है यह आगमनात्मक तर्क विधि कही जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सांख्यिकी की कई सारी विशेषताएं हैं, जिनमें सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी किसी एक आंकड़े का या किसी एक व्यक्तिगत मान का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जाता, बल्कि इसमें सामूहिक मान का प्रयोग होता है। सांख्यिकी में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग होता है। सांख्यिकी गणनाओं का जो मान प्राप्त होता है, निष्कर्ष होता है, जो संख्यात्मक मान होता है, इसका प्रयोग सदैव किसी न किसी संदर्भ में करते हैं। संदर्भ युक्त प्रयोग होता है। बिना संदर्भ के केवल मान का हम कहते हैं कि 4.5, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख, 10,000, 20,000, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इस मान का कोई अर्थ नहीं है। सांख्यिकी में सदैव संख्यात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने ईमानदारी के संदर्भ में समझा, कौन कितना बेईमान है, इसका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जा सकता। कौन कितना ईमानदार है, इसका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जा सकता। हाँ, जब हम इन विशेषताओं को संख्यात्मक स्वरूप प्रदान कर दें, तब इसका अध्ययन सांख्यिकी में हो सकता है। सांख्यिकी समूह की विचलनशीलता का अध्ययन करती है। सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करके समूह की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी जो रैंडम फैक्टर्स होते हैं, रैंडम फैक्टर्स के प्रभाव का अध्ययन सांख्यिकी में किया जा सकता है। उन मानों, उन चरों का अध्ययन करते हैं सांख्यिकी में जो रैंडम फैक्टर से प्रभावित होते हैं, जो किसी निश्चित मानक के द्वारा प्रभावित होने वाले जो चर हैं, उनका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जाता। तो इस तरह से हमने सांख्यिकी की ये कुछ विशेषताओं के विषय में समझा। इनको समझने के बाद हमें सांख्यिकी के अर्थ के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में और बेहतर समझ आया होगा। धन्यवाद।